सबसे पहले आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको शेयर ऑक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, शेयर मार्केट में आप अगर काम कर रहे हैं तो शेयर ऑक्शन के बारे में जानना पड़ता है। इसका नॉलेज होना पड़ेगा, नहीं तो आप शेयर मार्केट में फंस सकते हैं। मेरा ये जो वीडियो है ये आपको शेयर ऑक्शन के ऊपर पूरी की पूरी जानकारी देगी। आप इसका ABCD, आप इसका बेसिक नॉलेज से लेकर एडवांस नॉलेज तक सब कुछ आप सीख सकते हैं। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो आप अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिले। देखिए, यूट्यूब में बहुत सारे शेयर ऑक्शन के ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी वीडियो में इस वीडियो जैसे पूरी की पूरी जानकारी दी होगी। इस वीडियो को मैंने सेबी के जो आउटलाइंस और गाइडलाइंस है उसके आधार पे बनाया, एकदम लेटेस्ट आउटलाइन गाइडलाइंस के आधार पे बनाया, ताकि आपको एकदम लेटेस्ट अपडेट मिले और आपको सही जानकारी मिले। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में मैं क्या क्या चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले ऑक्शन क्या है। आमतौर पे हम लोग ऑक्शन किस चीज़ को बोलते हैं उस चीज़ के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल्स भी दूंगा ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद मैं बताऊंगा शेयर मार्केट में ऑक्शन किस तरह होती है, उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसका डेफिनेशन बताऊंगा, और इसके बाद शेयर ऑक्शन का टाइमिंग क्या है और शेयर ऑक्शन करने के लिए कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके ऊपर भी मैं बात करूँ। क्या आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इन सारी डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा, कितने टाइप का ऑक्शन होती है उस चीज़ के ऊपर मैं डिटेल्स में जानकारी दूंगा। उसके बाद जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो शेयर ऑक्शन होती कैसी, उसका प्रोसेस क्या है, तो शेयर ऑक्शन प्रोसेस के ऊपर मैं डिटेल्स बात करूंगा ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिले, किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। और आखिर में कुछ सिनारीज के बारे में बताऊंगा ताकि आपको शेयर ऑक्शन का जो प्रोसेस है एकदम आसान हो जाए समझने में, और आपका शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना भी आसान हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक मूवी का पोस्टर दिखाने वाला हूं, और ये मूवी है धड़कन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मैं धड़कन मूवी का पोस्टर दिखा रहा हूँ। इस मूवी में अक्षय कुमार जी है, शिल्पा शेट्टी जी है और सुनील शेट्टी जी भी है। ये बहुत ही एक फेमस मूवी है, बहुत ही हिट मूवी है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस मूवी को देखे हैं। इस मूवी में एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई गई है, जो इसमें ऑक्शन किस तरह होती है। अगर आमतौर पे किसी भी ऑक्शन होती है उसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन की गई है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। देखिए, इस मूवी में अक्षय कुमार जी एक बिजनेसमैन है। उनको बिजनेस करना था, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, उसके लिए बहुत सारे लोन उठा लिए, उनके सर पे बहुत सारे कर्जे हैं, लेकिन आखिर में प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाए। कुछ सिचुएशन था, कुछ चीज़ें थी जिसके वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाई, और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ना होने की वजह से उन्होंने जहाँ जहाँ से उधार लिए हैं वो सारे पैसा लौटा नहीं पाए, अपने उधार चुका नहीं पाए, जिसके वजह से उनकी घर की नीलामी हो गई। नीलामी यानी ऑक्शन। तो उनका जो घर था वो ये घर है, उस घर के सामने देखिए, आप देख सकते कुछ लोग बैठे हुए हैं, यानी यहाँ पर ऑक्शन हो रही है। उस घर की नीलामी के लिए ऑक्शन हो रही है, और इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसको जो दाम में बीट करना था वो सब लोग अपने अपने हिसाब से रेट बता रहे थे। ऑक्शन स्टार्ट होती है 8 करोड़ रुपया से। कोई बोल रहा है कि 8 करोड़, कोई 9 करोड़ रुपया बोल रहा है, कोई 10 करोड़ रुपया में खरीदना चाहता है इस घर को। इसमें जितने भी बीडर थे सब अपने अपने रेट बता देते हैं। तो किसी एक ने 12 करोड़ रुपया बोले। सभी को लगता था कि ये 12 करोड़ रुपया सबसे हाईएस्ट प्राइस है, लेकिन अचानक सुनील शेट्टी जी आते हैं और अचानक बोल देते हैं कि 20 करोड़ रुपये, यानी सुनील शेट्टी जी उसी बंगलों को 20 करोड़ रुपया में खरीदना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्राइस थी, जिसके वजह से बाकी सारे बिडर लोग एकदम चुप हो गए, और आखिर में सुनील शेट्टी जी इस घर को ऑक्शन में खरीद लेते हैं। यानी अक्षय कुमार जी का जो घर था उसको नीलामी की गई है, और नीलामी के माध्यम से सुनील शेट्टी जी उस घर को खरीद लिया है। तो आमतौर पे अगर ऑक्शन को समझना है तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, जिसमें कोई भी एसेट को बीडिंग के द्वारा उसको बेची जाती है, और इसमें जो बीडर होते हैं वो अपने अपने हिसाब से बीडिंग करते हैं खरीदने का,
और जो सबसे बेस्ट प्राइस देते हैं, हाईएस्ट प्राइस देते हैं, यानी हाईएस्ट प्राइस में जो बीड होती है उसी को वही एसेट मिल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कार का ऑक्शन हो रही है, इसका मतलब है कार को बेची जा रही है। अब जो जो बीडर इसमें बीड करना चाहते हैं वो अपना अपना प्राइस बताएगा, उसमें जो हाईएस्ट प्राइस बीड करेगा उसी को कार मिल जाएगा। किसी बंगलों का या फिर घर का या फिर और किसी चीज़ का अगर ऑक्शन हो रहा है उसमें भी उसी तरह होता है। ये एक बेचने का प्रोसेस है। जो हाईएस्ट रेट में खरीदना चाहता है वो अपना रेट बताएगा और बंगलो या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको मिल जाता है। इसी तरह बहुत सारे एंटिक चीज़ के ऊपर भी ऑक्शन होता है। तो एंटिक चीज़ का जो ऑक्शन होता है उसमें भी उसी तरह, इसमें भी बहुत सारे बीडर आते हैं और सब लोग अपने अपने हिसाब से बीडिंग करते हैं। बीडिंग में से जो सबसे ज़्यादा प्राइस देते हैं, हाईएस्ट बीडिंग रेट होते हैं, उसी को ये एंटिक पीस उसको मिल जाता है। तो आशा करता हूँ ऑक्शन क्या है आम भाषा में उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तो आसान भाषा में अगर बोले, ऑक्शन ऐसा एक चीज़ है जहाँ पर कोई भी चीज़ को बेची जाती है। बीडर्स अपने हिसाब से बीडिंग करते हैं और बीडिंग में से जो सबसे बेस्ट रेट होता है यानी हाईएस्ट रेट होता है उसी को वही चीज़ मिल जाता है। लेकिन शेयर मार्केट में ऑक्शन कुछ उल्टा होता है। यहाँ पर कोई भी चीज़ बेची नहीं जाती, यहाँ पर खरीदी जाती है। आम भाषा में जैसे कि हम लोग ऑक्शन बोलते हैं जहाँ पर घर को बेची जाती है, कार को बेची जाती है या फिर कोई एंटिक पीस को बेची जाती है। लेकिन शेयर मार्केट में कोई भी चीज़ को बेची नहीं जाती, यहाँ पर खरीदी जाती है। तो शेयर ऑक्शन एक खरीदने का प्रोसेस है और ये चीज़ खरीदते कौन है? कस्टमर के बिहाफ में एक्सचेंज खरीदते हैं। अब जिसको अपना अपना शेयर्स बेचना है, बेचने के लिए वो अपना बीड लगाती है। आम भाषा में जिसको हम लोग ऑक्शन बोलते हैं उसमें जो बीडिंग होती है, हाईएस्ट जो प्राइस होता है उसको लिया जाता है। लेकिन शेयर ऑक्शन में जो जो लोग अपना शेयर्स बेचने के लिए आते हैं तो उसमें जो लोएस्ट बीडिंग होता है उसी को एक्सचेंज एक्सेप्ट करती है। तो आसान भाषा में अगर समझे तो शेयर ऑक्शन वही होता है जहाँ पर शेयर्स का ऑक्शन होता है शॉर्ट सेल डिलीवरी की वजह से। यहाँ पे फ्रेश सेलर आते हैं अपना शेयर्स को बेचने के लिए एक्सचेंज को, और एक्सचेंज फ्रेश सेलर्स का जो बीडिंग होता है उसमें से जो लोएस्ट बीडिंग है उसी बीड को एक्सेप्ट करती है। इसी तरह मार्केट से शेयर को खरीद लेते हैं। तो शेयर ऑक्शन का कॉन्सेप्ट एक आसान एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बाजिस नाम का एक बायर है जो विप्रो कंपनी का शेयर्स 100 पीस शेयर्स खरीदना चाहते हैं 400 की रेट में, यानी 40,000 रुपीज़ की शेयर्स खरीदना चाहते हैं। उसी शेयर्स को बेचना चाहती है कियाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कियाना एक सेलर है जो विप्रो कंपनी का शेयर्स 100 शेयर्स को बेचना चाहती है 400 की रेट में। तो दोनों के दोनों बाई सेल करने के लिए ऑर्डर लगाते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में और वो ऑर्डर एक्सचेंज तक पहुंचती है। जैसे ही ऑर्डर एक्सचेंज तक पहुंच जाती है और ऑर्डर मैच हो जाता है तो एक्सचेंज तुरंत ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देता है। अब एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग डे कियाना के पास जो शेयर्स था वो बाजिस के पास आना चाहिए था और बाजिस के पास जो पैसा था वो कियाना के पास आना चाहिए था। लेकिन कभी कभी सेलर्स के गलती की वजह से ये काम नहीं हो पाते। जैसे कि मान लीजिए कियाना के पास शेयर्स था ही नहीं और उसने बेच दी। आप लोगों को पता है शेयर बाजार में आपके पास शेयर्स ना होने के बावजूद भी आप शेयर्स को बेच सकते हैं। कियाना भी ऐसे कर दिया, शॉर्ट सेल कर दिया, जिसकी वजह से कियाना अपना शेयर्स डिलीवरी नहीं कर पाई। एक्सचेंज कियाना का शेयर्स बाजिस को नहीं दे पाए। तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है। या फिर कियाना के पास शेयर्स था लेकिन टाइम पर डिलीवरी नहीं कर पाए। तो ऐसे केसेस में एक्सचेंज शेयर्स बाजिस को नहीं दे पाएंगे और उसी तरह बाजिस का जो पैसा है वो कियाना को नहीं दे पाते क्योंकि कियाना ने शेयर्स की डिलीवरी नहीं की। तो बाजिस का पैसा एक्सचेंज के पास रह जाता है और एक्सचेंज के पास शेयर्स नहीं होते हैं। तो ऐसा सिचुएशन में एक्सचेंज क्या करती? तो एक्सचेंज ऑक्शन कराती है। अब ऑक्शन कैसे होती है? ऑक्शन मार्केट ओपन करते हैं जहां पर फ्रेश सेलर्स आते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक दरअसल फ्रेश सेलर है जो विप्रो कंपनी का 100 शेयर्स को बेचना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे दरअसल जैसे फ्रेश सेलर्स ऑक्शन मार्केट में आते हैं अपने शेयर्स को बेचने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि शेयर ऑक्शन एक शेयर खरीदने का प्रोसेस है। तो एक्सचेंज ऑक्शन मार्केट से शेयर को खरीदते हैं। तो दरअसल जैसे बहुत सारे फ्रेश सेलर्स ऑक्शन मार्केट में शेयर्स को बेचने के लिए आते हैं। अब उनमें से जो सबसे सस्ती वाली रेट देती है, एज पर मान लीजिए दरअसल ने सबसे लोएस्ट बीट कर, तो एक्सचेंज ऑलवेज लोएस्ट बीट को एक्सेप्ट करते हैं। तो दरअसल का रेट सबसे लोएस्ट थी, इसीलिए एक्सचेंज दरअसल का रेट को एक्सेप्ट कर लेती है। यानी दरअसल से 100 शेयर्स खरीद लेते हैं और वो 100 शेयर्स बाजिस को दे देता है और बाजिस का जो पैसा
वो दरसिल के पास चले जाता है। तो इसी तरह दरसिल के साथ बाजिस का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और दरसिल का शेयर्स बाजिस के पास, बाजिस का पैसा दरसिल के पास आ जाता है। यानी यहाँ पर कियाना का कोई काम नहीं होता है। तो इस तरह का जो काम होता है इसको हम लोग शेयर ऑक्शन कहते हैं। अब आपको लग सकता है ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये बहुत ही समझना आसान है, आसानी से काम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सवाल है, गलती तो कियाना की थी, कियाना के साथ क्या होने वाला है, दरसिल के साथ क्या होने वाला है, और बाजिस ने तो कोई गलती नहीं की, उसके साथ क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑक्शन का टाइमिंग क्या है। देखिए, शेयर ऑक्शन हर दिन होता है, जिस दिन शेयर मार्केट ओपन रहती है, यानी मंडे टू फ्राइडे 2 PM से लेकर 2:45 PM तक, यानी 45 मिनट्स के लिए शेयर मार्केट का ऑक्शन जो होता है वो ओपन रहती है। इस समय किसी भी तरह के इंडिविजुअल इन्वेस्टर अगर चाहे तो शेयर मार्केट में ऑक्शन के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए अपना जो ब्रोकर है उनसे डिटेल्स मांग सकते हैं कि कौन सी शेयर्स के ऊपर ऑक्शन हो रही है। तो ब्रोकर अपना क्लाइंट्स को डिटेल्स बताती है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर अगर वो बीडिंग करना चाहते हैं तो ब्रोकर के थ्रू ही बीडिंग कर सकते हैं। इसका मेन सिंपल लॉजिक है कि उसको एक्सचेंज का मेंबर होना जरूरी है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिस कस्टमर के वजह से शेयर्स का ऑक्शन हो रही है उस ब्रोकर के जितने भी कस्टमर होंगे, जितने भी क्लाइंट्स होंगे, वो किसी भी तरह उसी स्टॉक में ऑक्शन नहीं कर पाते हैं। एज पर एग्जाम्पल मान लीजिए ए नाम का एक ब्रोकर है और उसका एक क्लाइंट के वजह से एक एम नाम का एक स्टॉक के ऊपर ऑक्शन हो रही है। तो एम नाम का शेयर्स का जो ऑक्शन हो रही है, ए नाम के ब्रोकर के पास और भी बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे, उसमें से कोई भी एम नाम का शेयर्स के ऊपर ऑक्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सारे क्लाइंट्स सबसे पहले ए से कम्युनिकेट करते हैं, वो पूछते हैं कि कौन सी शेयर्स के ऑक्शन हो रही है। ए कभी एम नाम का शेयर्स के ऑक्शन के बारे में नहीं बताएगी, क्योंकि ए नाम का जो ब्रोकर है एम नाम का स्टॉक के ऊपर ऑक्शन करवाने के लिए वो एलिजिबल नहीं है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्शन कितने टाइप के होते हैं। देखिए, आमतौर पे ऑक्शन 3 टाइप के होते हैं, एक लाइव ऑक्शन, दूसरी ऑक्शन ऑनलाइन और तीसरी सील्ड बीड ऑक्शन। लाइव ऑक्शन जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही मैंने एक मूवी के बारे में बताया जो धड़कन थी, तो इस तरह का ऑक्शन को हम लोग लाइव ऑक्शन कहते हैं। लाइव ऑक्शन में ऑलवेज एक फिजिकल प्रेजेंस होता है, जो भी बीडर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो एक पर्टिकुलर जगह में आते हैं और सब अपने अपने बीडिंग का रेट बताते हैं। तो जिस चीज़ के लिए ऑक्शन हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सब बीडर अपना अपना बीडिंग का रेट बताते हैं और उसमें जो बेस्ट बीडिंग होता है उसी को एक्सेप्ट किया जाता है। तो शेयर मार्केट में भी उसी तरह होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा ये एक खरीदने का प्रोसेस है, यहाँ पर बेचने का प्रोसेस नहीं। उसके बाद आता है ऑनलाइन ऑक्शन। ऑनलाइन ऑक्शन में भी कुछ इसी तरह काम होता है, जहाँ पर शेयर को खरीदने का प्रोसेस की जाती है। जो कोई भी इसमें बीडिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो ऑनलाइन आके सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं और ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें जो बेस्ट रेट मिलती है उसी में ऑक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है। और लास्ट जो है सील्ड बीड ऑक्शन, यहाँ पर जो बीडर्स होते हैं वो बीड करने के लिए एक क्लोज बीड वो एक्सचेंज को सबमिट करती है, जो बीड के बारे में किसी को भी पता नहीं होता है। एक्सचेंज इवैल्यूएट करने के बाद जो उसमें बेस्ट बीड होती है उसी को बीडिंग का विनर माना जाता है और उसी को ऑक्शन में उस चीज़ का ऑफर दी जाती है। तो आशा करता हूँ लाइव ऑक्शन क्या है, ऑनलाइन ऑक्शन क्या है और सील्ड बीड ऑक्शन क्या है आपको समझ में आया। अब जिस चीज़ का इंतजार है, जो शेयर ऑक्शन होता क्या है, तो उस चीज़ के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, जो बाजिस एक बायर है विप्रो कंपनी का शेयर्स को खरीदना चाहता है 100 पीस शेयर्स 400 की रेट में, यानी ऑर्डर वैल्यू है 40,000 की। और दूसरे साइड में कियाना नाम की एक सेलर है जो विप्रो कंपनी का शेयर्स 100 शेयर्स को बेचना चाहती है 400 के रेट में। इसीलिए दोनों के दोनों ऑर्डर प्लेस करते हैं एक्सचेंज में, लेकिन कियाना की गलती की वजह से वो शेयर्स डिलीवरी नहीं कर पाती और उसके वजह से शेयर्स में ऑक्शन होती है। एक्सचेंज शेयर ऑक्शन मार्केट से शेयर्स को खरीद लेती है। यहाँ पर जितने भी फ्रेश सेलर्स आते हैं उसमें से दरसिल एक है। मान लीजिए कि दरसिल सबसे कम रेट वाली बीडिंग दी है, तो इसीलिए दरसिल का जो शेयर्स है उसको बाई करेगी एक्सचेंज। दरसिल का शेयर्स बाजिस के पास आ जाते हैं और बाजिस का पैसा दरसिल के पास आ जाते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये जो ऑक्शन का प्रोसेस है आपको जितना आसान लग रही है ऐसा नहीं है। मैंने तो एक सिंपल लॉजिक समझाया आपको किस तरह ऑक्शन होती है। बाजिस ने बाई करी, कियाना सेल की, लेकिन शेयर्स
कियाना डिलीवरी नहीं कर पाए, तो उसके बदले में दरसिल आए, दरसिल शेयर्स डिलीवरी कर दिए, तो दरसिल का शेयर्स बाजिस के पास आ गया और बाजिस का पैसा दरसिल के पास आ गया। ये सिंपल लॉजिक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है, वो हम आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि बाजिस ने शेयर खरीदा, उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन उसको कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। कियाना ने गलती की, उसने शेयर्स डिलीवरी नहीं कर पाई, तो उसको कौन सी चीज़ के सामना करना पड़े। और दरसिल यहाँ पर शेयर्स अपना डिलीवरी की, अब वो शेयर्स को डिलीवरी क्यों करेगी? तो कोई रीज़न होगा, उसको तो कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए, तभी ना शेयर्स बेचेगा। वो 400 के रेट में क्या शेयर बेचेगा, या 400 की ज़्यादा रेट में शेयर बेचेगा? अगर बाजार में 400 के रेट में शेयर्स मिल रही है, तो एक्सचेंज दरसिल से क्यों खरीदेगा? जैसे कि हम लोगों को पता है कि मंडे टू फ्राइडे शेयर मार्केट ओपन रहती है और सैटरडे संडे शेयर मार्केट ऑफ रहती है। तो मंडे टू फ्राइडे जिस दिन शेयर मार्केट ओपन रहती है, 2 PM से लेकर 2:45 PM, यानी सिर्फ 45 मिनट्स के लिए ऑक्शन मार्केट ओपन होती है। इसमें जितने भी न्यू फ्रेश सेलर होते हैं वो अपने शेयर्स को बेच सकते हैं और एक्सचेंज उस शेयर्स को खरीद लेते हैं। एक्सचेंज ये जो शेयर्स का ऑक्शन कराती है, ये T+2 डेज में ऑक्शन कराती है, और जितने भी फ्रेश सेलर आएंगे शेयर्स को बीट करने के लिए, अपने शेयर्स बेचने के लिए, तो उसमें से जो लोअर बीडर होगा उसी का बीडिंग को एक्सेप्ट करती है एक्सचेंज। और जो भी शेयर्स का ऑक्शन होती है T+2 डेज में, उस शेयर्स को खरीदने के बाद T+3 डेज में बायर को शेयर्स को डिलीवरी करती है एक्सचेंज। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में था कि विप्रो बाई सेल करना था, इसमें बाजिस और कियाना के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो जिस दिन बाई सेल करना था 100 शेयर्स 400 की रेट में, जैसे कि मान लेते हैं कि मंडे है, उस दिन हम उसको टी डे कहते हैं, और उसी शेयर्स का डिलीवरी होना था नेक्स्ट दिन यानी ट्यूसडे को, जिसको हम लोग T+1 डे कहते हैं। इसको हम लोग नॉर्मल डिलीवरी भी कहते हैं। यानी इस दिन कियाना का जो शेयर्स था वो सारे शेयर्स बाजिस के पास आ जाना चाहिए था, और बाजिस का जो पैसा था वो पैसा कियाना के पास आना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कियाना ने प्रॉब्लम कर दी, कियाना के पास शेयर्स नहीं था, या फिर उसने डिलीवरी करने में लेट कर दी, जिसके वजह से उसका शेयर्स एक्सचेंज उठा नहीं पाए। देखिए, बाजिस का पैसा तो एक्सचेंज के पास आ गए, और कियाना का जो शेयर्स था वो एक्सचेंज उठा नहीं पाए, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आ गई और एक्सचेंज ने ऑक्शन करा दी। अब एक्सचेंज ऑक्शन कब कराएगी? ऑक्शन नेक्स्ट दिन कराएगी, यानी वेडनेसडे, जिसको हम लोग T+2 डेज कहते हैं। T+2 डेज में यानी वेडनेसडे को ऑक्शन होती है। ऑक्शन मार्केट 2 PM से लेकर 2:45 PM तक ओपन होती है। इस समय कोई भी फ्रेश सेलर्स आकर अपना शेयर्स का बिडिंग करा सकती है, यानी अपना शेयर्स को बेच सकते हैं। अब जो फ्रेश शेयर्स अपना बिडिंग लगाएगा, उसमें से जो सस्ती वाली बिडिंग होगा, यानी लोएस्ट प्राइस वाला जो बिडिंग होगा, उसी को एक्सचेंज एक्सेप्ट करती है, यानी उसी का शेयर्स एक्सचेंज खरीद लेती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये खरीदने का प्रोसेस है, ये बेचने का प्रोसेस नहीं है। आमतौर पे जो ऑक्शन होती है उसको बेचने का प्रोसेस कहा जाता है, लेकिन शेयर ऑक्शन का मतलब है खरीदने का प्रोसेस। यहाँ पे एक्सचेंज फ्रेश सेलर से ऑक्शन मार्केट में शेयर्स को खरीदती है बायर के लिए। तो यहाँ पे बायर्स बाजिस था, तो बाजिस का शेयर्स डिलीवरी नहीं कर पाए, इसीलिए एक्सचेंज ऑक्शन मार्केट से शेयर्स को खरीद रही है। अब खरीदने के बाद जो शेयर्स मिलेगा, क्या उस शेयर्स को बाजिस को उसी दिन भेज देगी क्या? नहीं, एक्सचेंज नेक्स्ट डे यानी T+3 डेज में शेयर्स को डिलीवरी करती है। उसको हम लोग कहते हैं ऑक्शन शेयर डिलीवरी। तो इसी प्रकार से ऑक्शन का पूरा कहानी खत्म होता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर समारी करें तो समारी इस तरह होता है, बाजिस और कियाना के बीच में मंडे को बाई सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुई। ट्यूसडे यानी T+1 डे कियाना का शेयर्स बाजिस के पास आना चाहिए था, और बाजिस का पैसा कियाना के पास आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कियाना ने शेयर्स का डिलीवरी नहीं की, जिसके वजह से एक्सचेंज वेडनेसडे यानी T+2 डेज में ऑक्शन कराई। ऑक्शन मार्केट से शेयर खरीद लिया एक्सचेंज, चाहे जो भी रेट में हो। अब वो नेक्स्ट दिन यानी थर्सडे T+3 डेज में जो भी शेयर्स एक्सचेंज खरीदे थे, वो शेयर्स को बायर्स यानी बाजिस को ट्रांसफर कर दिया। तो इसी प्रकार से बाजिस जो शेयर मंडे को खरीदे थे, उस शेयर्स का डिलीवरी उसको थर्सडे को मिलती। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल हो सकता है, बाजिस क्यों मान लेगा जो शेयर्स उसको ट्यूसडे को आना चाहिए था वो शेयर्स थर्सडे को मिला? यहाँ पर कियाना ने गलती की, उसने शेयर्स की डिलीवरी नहीं दी, चाहे कोई भी रीज़न हो। क्या उसको एक्सचेंज ऐसे ही छोड़ देगा? क्योंकि ये सारे जो प्रॉब्लम हुई सिर्फ कियाना की वजह से हुई।
तो कियाना के ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी क्या? बिल्कुल लगना चाहिए। तो किस तरह लगेगी? अब तीसरी चीज, यहां पर जो दरसिल शेयर बेचने के लिए आया था एज ए फ्रेश सेलर, क्या वो 400 के रेट में शेयर्स बेचेगा या फिर 400 के ज्यादा रेट में बेचेगा या कम रेट में बेचेगा? और दरसिल अपना शेयर्स क्यों बेचेगा? तो ये सारे सवाल अपने मन में हो सकता है। तो इस सवाल को दूर करने के लिए मैं आगे की डिस्कशन करने वाला हूं। तो सबसे पहले दरसिल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि दरसिल एक फ्रेश सेलर है, तो दरसिल अपना शेयर्स को बेचने के लिए जिस दिन ऑक्शन होती है 2 PM से लेकर 2:45 PM के अंदर वो अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। यानी जिस दिन ऑक्शन होता है उसको हम लोग T+2 डेज कहते हैं। और दरसिल का शेयर्स बेचने के लिए दरसिल का बिडिंग सबसे कम होना चाहिए। दरसिल अगर लोएस्ट बिडिंग करते हैं तो तभी एक्सचेंज दरसिल का शेयर्स को एक्सेप्ट करती है। अब सवाल है, क्या दरसिल कौन से रेट लगाएगा? बाजीस और कियाना के बीच में तो 400 के रेट में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। क्या वो 400 के रेट में बेचेगा या 400 के ऊपर बेचेगा या 400 के नीचे बेचेगा? इसीलिए आपको अपर कैप ऑफ रेंज और लोअर कैप ऑफ रेंज को समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए नीचे का डायग्राम यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि मंडे विप्रो कंपनी का शेयर्स बाई सेल हो रही थी 100 शेयर 400 के रेट में, जिसको हम लोग टी डे कहते हैं। नेक्स्ट दिन यानी T+1 डे यानी ट्यूसडे, उसका नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया, जिसके वजह से शेयर्स का ऑक्शन हुई है। शेयर का ऑक्शन कब होती है? वेडनेसडे को, T+2 डेज में। अब जो शेयर्स का ऑक्शन हुई है, यहां पर जो दरसिल अपना शेयर्स बेचकर गए, कौन सी रेट में बेच सकते हैं? तो उसको समझने के लिए उसका एक दिन पीछे जाइए। पीछे यानी नॉर्मल डे में शेयर का क्लोजिंग प्राइस क्या था वो आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसा मान लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी जो था उस दिन का शेयर प्राइस था 410 रुपीज। तो ये T+1 डेज का क्लोजिंग प्राइस था। दरसिल अपना शेयर का प्राइस 400 ट्रेंड के ऊपर अगर लगाना चाहता है तो मैक्सिमम 20% बढ़ा सकता है, और अगर इसका नीचे लगाना चाहता तो 20% मैक्सिमम कम कर सकते हैं। अगर T+1 डेज का शेयर प्राइस 410 के ऊपर 20% बढ़ाते हैं तो उसको हम लोग अपर कैप ऑफ रेंज बोलते हैं। और अगर 410 से 20% नीचे करते हैं शेयर प्राइस तो उसको हम लोग लोअर कैप रेंज बोलते हैं। यानी शेयर मार्केट में ऑक्शन करने के लिए जो बीडिंग प्राइस होगा वो प्राइस 410 की ±20% के अंदर होना चाहिए। अगर हम लोग 410 के ऊपर 20% बढ़ा लेते हैं तो मैक्सिमम बीडिंग प्राइस का जो रेंज होता है वो 492, जिसको हम लोग अपर कैप ऑफ रेंज बोलते हैं। और अगर 20% कम करते हैं 410 के ऊपर तो मिनिमम जो बिडिंग प्राइस होता है 428, जिसको हम लोग लोअर कैप ऑफ रेंज कहते हैं। यानी दरसिल को अगर शेयर ऑक्शन के लिए बिडिंग करना है तो उसका बिडिंग प्राइस 328 से लेकर मैक्सिमम 492 के बीच में ही होना पड़ेगा। ऐसा मान लेते हैं कि दरसिल ने शेयर ऑक्शन में जो बिडिंग लगाया था वो मिनिमम बिडिंग था और जो 420 का रेट था पर शेयर का। तो दरसिल को कितना पैसा मिलना चाहिए? अगर हम लोग 420 पर शेयर्स के रेट में अगर बिडिंग को देखते हैं तो 100 शेयर्स की कीमत हो जाती है 42,000। तो दरसिल के 100 शेयर्स बेचने के लिए 420 के रेट में 42,000 रुपीज़ मिलती है। अब सवाल है कि ये 42,000 दरसिल को कैसे मिलेगा? सबसे पहली बात तो ये 100 शेयर्स जो दरसिल ने बेचा उसको उसी दिन 100 शेयर्स को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा एक्सचेंज को, तब जाके जो 42,000 का जो शेयर्स बेचा ये पैसा उसको मिलेगा। क्या उसको उसी दिन मिल जाएगा? सेलिंग वैल्यू का 80% उसी दिन इंस्टेंट पेमेंट कर देते हैं और बाकी 20% एज ए मार्जिन उसको रख लेते हैं। नेक्स्ट दिन शेयर सेटलमेंट होने के बाद अब वो 20% दरसिल को पेमेंट कर देते हैं। इसी प्रकार से पहले सेम डे में ऑक्शन डे में 80% मिल जाता है और बाकी 20% यानी ऑक्शन की जब डिलीवरी होती है शेयर्स की उस दिन मिल जाता है। तो आसान भाषा में दरसिल को ऑक्शन वैल्यू की T+2 डेज में करीबन 80% मिल जाती है और बाकी जो 20% है वो T+3 यानी थर्सडे को पैसा मिलती है। अब दरसिल ने जो शेयर बेचा उसका दो सिनारी हो सकता है, वो कितने प्राइस में शेयर्स को बेचेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्चुअली बायर सेलर के बीच में बाजीस और कियाना के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी तो वो 400 के रेट में हुई थी। 100 शेयर्स बाई सेल हो रही थी और 400 के रेट में। अब सवाल है कि दरसिल 400 के रेट में बेचेगा या ज़्यादा रेट में बेचेगा या कम रेट में बेचेगा। तो ये तो डिपेंड करता है पूरे के पूरे दरसिल के ऊपर। यानी न्यू फ्रेश सेलर्स जो ऑक्शन मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिडिंग कर रहे हैं, उनका बिडिंग रेट के ऊपर।
ऐसा मान लिया कि दरअसल का जो बिडिंग रेट था सबसे सस्ती वाली रेट थी, लेकिन वो रेट अलग अलग सिनारी हो सकते हैं। हो सकता है कि 400 के ऊपर का रेट भी हो सकता है या फिर 400 के नीचे का भी रेट हो सकता है। एग्जाम्पल में हमने देखा है कि 420 का रेट लगाया, यानी जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 400 के रेट में, उस रेट में उसने नहीं लगाया, उससे 20 रुपया ज़्यादा। बिडिंग प्राइस अगर ज़्यादा होता है तो क्या होगा? जैसे कि हमने देखा कि दार्सिल ने 420 के रेट में ऑर्डर लगाया और ये बिडिंग प्राइस सबसे सस्ती थी, यानी बाकी सारे जो फ्रेश सेलर्स थे इससे ऊपर का रेट लगाया था। इसीलिए एक्सचेंज ने दरअसल का जो बिडिंग प्राइस था 420 उसको एक्सेप्ट किया थी। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन हो सकता है? देखिए, ओरिजिनल सेल तो 400 रुपीज़ में हुआ था, लेकिन दरअसल ने 420 के रेट में बेच रही है, यानी बिडिंग प्राइस ओरिजिनल सेल प्राइस से ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? 20 रुपीज़ ज़्यादा है। तो 20 रुपीज़ अगर एक शेयर में ज़्यादा है तो 100 शेयर्स में कितने ज़्यादा हो जाता है? तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये 2000 रुपीज़ आती है। ये 2000 रुपीज़ कौन पेमेंट करेगा? जैसे कि हमने देखा कि दरअसल 42,000 का शेयर्स बेचा, लेकिन बाजिस ने 40,000 का शेयर खरीदा, तो एक्स्ट्रा 2000 यही है। अब ये एक्स्ट्रा 2000 कौन पेमेंट करेगा? क्योंकि दरअसल के तो 42,000 ही चाहिए और बाजिस उसने तो ऑर्डर पहले ही दे चुका रखा है 40,000 की, तो एक्स्ट्रा जो 2000 होती है ये डिफॉल्ट सेलर को पेमेंट करना पड़ता है, यानी कियाना यहाँ पर 2000 रुपया पेनल्टी के रूप में वो पेमेंट करेगी। कियाना ने गलती की, उसने शेयर डिलीवरी नहीं की, उसी का गलती है, इसीलिए कियाना को ही ये 2000 रुपया जो एक्स्ट्रा लग रहा है ये पेमेंट करती है। यानी बाजिस का 40,000 रुपीज़ और कियाना से 2000 रुपया लेकर ये पूरा पैसा दरअसल को पेमेंट की जाती है। लेकिन अगर बिडिंग प्राइस 400 से अगर कम हुई तो क्या होगा? ऐसा मान लेते हैं कि बिडिंग प्राइस 380 में हुआ, जितने भी फ्रेश सेलर्स बीट की है उसका सबसे मिनिमम रेट 380। आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि 400 के रेट में शेयर्स बाई सेल हुई, 380 में शेयर्स क्यों बेचे? शेयर ऑक्शन मार्केट में 380 में कैसे बिडिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मंडे को जो 400 के रेट में शेयर्स का डीलिंग हुई थी, मान लीजिए ट्यूसडे को उसका शेयर प्राइस और नीचे गिर गई, ये 370 हो गई, और जिस दिन शेयर्स का ऑक्शन हो रही थी उस दिन मान लीजिए 350 हो गई, यानी मार्केट नीचे तरफ भाग रही है। ऐसे सिचुएशन में 350 की जगह 380 का बिडिंग हो ही सकते हैं। अब इसमें सवाल है कि इसमें किस तरह काम होता है। देखिए, डीलिंग हुआ था 400 के रेट में और बिडिंग जो फाइनल हुआ वो 380 के रेट में। आपको लग रहा हुआ कि 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया सेलर को। ये प्रॉफिट बिल्कुल हुआ 20 रुपीज़ पर शेयर, क्योंकि बाजिस को तो 100 शेयर्स की मतलब थी, वो 100 शेयर्स को मिल गया, लेकिन बिडिंग वालों ने 380 में उसको बेचा। 400 माइनस 380 यानी 20 रुपीज़ पर शेयर में जो प्रॉफिट हुआ, यानी टोटल प्रॉफिट 2000 रुपीज़ की जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र की जाती है। ये पैसा सेलर को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का गलती थी। सेलर्स के गलती की वजह से इतना बड़ा कहानी हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो ये पैसा सेलर्स को क्यों देंगे? इसीलिए ये पैसा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र की जाती है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ऐसा एक फंड है जो स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस फंड को यूज़ की जाती है। तो सिंपली बता सकते हैं, बिडिंग प्राइस अगर ओरिजिनल सेल प्राइस से ज़्यादा है तो बिडिंग प्राइस और ओरिजिनल सेल्स प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसको नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट होती है वो सारे अमाउंट सेलर डिफ़ॉल्ट पेमेंट करते हैं, क्योंकि सेलर ने गलती की, ये अमाउंट उसी को पेमेंट करना था। और बिडिंग प्राइस अगर ओरिजिनल सेल प्राइस से कम होते हैं तो ओरिजिनल सेल प्राइस माइनस बिडिंग प्राइस, दोनों को माइनस करने के बाद जो पैसा होते हैं वो एक साइड से देखें तो ये प्रॉफिट है। इस पैसों को इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र की जाती है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि बाजिस के साथ क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ऑक्शन डे किसी भी ट्रेडिंग डे 2 PM से लेकर 2:45 PM तक होती है, और ऑक्शन जो होता है T+2 डेज में होती है, और लोएस्ट बिडर का जो ऑक्शन होता है उसी को एक्सेप्ट किया जाता है, और जो शेयर्स का ऑक्शन होता है वो T+3 डेज में बायर को मिलता है। तो यहाँ पर अगर डायग्राम देखें तो इस तरह होता है। तो विप्रो कंपनी का 100 शेयर्स 400 के रेट में बाई सेल हो रही थी मंडे को, जिसको हम लोग टी डे बोलते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी यानी बाजिस को जो शेयर्स मिलना था वो ट्यूसडे मिलना था, यानी T+1 डेज में मिलना था, लेकिन शेयर्स नहीं मिली, जिसके वजह से शेयर्स का ऑप्शन हुई है जो वेडनेसडे को हुई है, यानी T+2 डेज में हुई। तो T+2 डेज में यानी वेडनेसडे को जो शेयर्स का ऑप्शन हुआ
तो उस सारे शेयर्स बजीज को उसी दिन नहीं मिलता। नेक्स्ट डे यानी थर्सडे T+3 डेज को बजीज को सारे शेयर्स मिल जाती, वो अपना डीमैट अकाउंट में चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल हो सकता है कि अगर शेयर्स ऑक्शन मार्केट में कोई नहीं बेचा तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखा कि दरअसल अपने शेयर्स बेचने के लिए आए ऑक्शन मार्केट में। ऐसे बहुत सारे सेलर्स ऑक्शन मार्केट में शेयर्स को बेचने के लिए आते हैं, लेकिन मान लीजिए जो शेयर एक्सचेंज को खरीदना था उस शेयर्स को कोई बेचने के लिए आया नहीं। यहाँ पर एग्जांपल के रूप में एक्सचेंज विप्रो कंपनी का 100 शेयर्स खरीदने का ऑप्शन लगाया, लेकिन उस दिन मार्केट में 2 PM से लेकर 2:45 PM के अंदर किसी ने भी विप्रो कंपनी के शेयर्स बेचने के लिए एज ए फ्रेश सेलर मार्केट में आया ही नहीं। अगर कोई सेलर्स ऑक्शन मार्केट में आया नहीं तो एक्सचेंज को कोई शेयर नहीं मिलने वाला। तो ऐसे सिचुएशन में एक्सचेंज बजीज को कोई शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर पाते T+3 डेज में। तो इस केसेस में क्या हो सकता है, तो इस केसेस में क्लोज आउट होता है। तो जब एक्सचेंज को कोई शेयर्स नहीं मिलता है ऑक्शन मार्केट में, ऐसे केसेस में एक्सचेंज ऑक्शन का क्लोज आउट करती है। अब क्लोज आउट का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सचेंज 2 कंडीशन लगाती है, उसमें से एक कंडीशन को चूज करती है। वो कंडीशन क्या है, जिस दिन शेयर का डीलिंग हुआ था ओरिजिनल, उस दिन से लेकर ऑक्शन डे तक यानी 3 दिन होता है। टी डे यानी मंडे, T+1 डे यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे यानी T+2 डेज। इन तीनों दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है उसमें से जो हाईएस्ट प्राइस है उसको लिया जाता है, या फिर ऑक्शन जिस दिन हो रही है उस दिन का जो शेयर प्राइस उसका 20% बढ़ाकर उसको लिया जाता है। यानी 3 दिन का शेयर प्राइस का हाईएस्ट प्राइस और ऑक्शन डे का शेयर प्राइस का 20% बढ़ाकर उसका प्राइस, इन दोनों में से जो हाईएस्ट प्राइस है उसी प्राइस में ऑक्शन का क्लोज आउट होती है। तो इसका रूल यही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स लिखी गई है, किस तरह क्लोज आउट होती है, क्लोज आउट रेट किस तरह डिसाइड होती है, वो 2 कंडीशन क्या है यहाँ पर क्लियरली मेंशन की गई है, आप देख सकते हैं। तो एक आसान एग्जांपल लेंगे तो और आसान हो जाएगा। जैसे विप्रो कंपनी का मंडे का रेट था मान लीजिए 415 और ट्यूसडे यानी T+1 डेज का रेट था 405 रुपीज, और वेडनेसडे यानी T+2 डेज का जिस दिन ऑक्शन हुई उस दिन का रेट था 410 रुपीज। तो आप समझ सकते हैं इन तीनों दिनों का जो शेयर प्राइस है उसमें से हाईएस्ट प्राइस कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हाईएस्ट प्राइस है वो है 415, और शेयर ऑक्शन डे का जो शेयर प्राइस का क्लोजिंग प्राइस है वो 410 है। उसका अगर 20% बढ़ाते हैं तो शेयर प्राइस कुछ इस तरह आता है 492। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लोजिंग प्राइस ऑक्शन डे का 410 था और उसका 20% अगर बढ़ा लेते हैं तो 492 होती है। और तीनों दिन यानी T+1 और T+2 डेज, इन तीनों दिनों का जो शेयर प्राइस का जो क्लोजिंग रेट था उसमें से जो हाईएस्ट प्राइस है वो 415 है। तो यहाँ पर जो 2 पैरामीटर दिखाई गई है, इन दोनों पैरामीटर में जो प्राइस चूज की गई है, एक है 492 और एक 415, इन दोनों में से हाईएस्ट प्राइस कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 492 इज द हाईएस्ट प्राइस, यानी 492 के रेट में बजीज को पैसा वापस की जाती है। तो बजीज को कितना पैसा मिलता है, तो 492 इंटू 100 यानी 49,200 रुपीज बजीज को मिलता है। बजीज ने पेमेंट कितनी की थी, बजीज ने 40,000 रुपीज पेमेंट किया था 400 के रेट में 100 शेयर्स करने के लिए, और उसके बदले में उसको वापस कितना मिला, 49,200 रुपीज। इसका मतलब बजीज को 9,200 रुपीज उसको एक्स्ट्रा मिला, क्योंकि उसका कोई गलती नहीं थी और उसका पैसा जो रिटर्न हो रही है वो कई दिनों के बाद एक्सचेंज रिटर्न कर रही है। उसने मंडे को पेमेंट किया 40,000 और उसको वही पैसा वापस मिल रही है ऑप्शन के बाद 49,200 रुपीज। तो 9,200 रुपया एक्स्ट्रा उसको मिल रही है। अब 9,200 रुपया एक्स्ट्रा जो मिल रही है वो कहाँ से आएगा, एक्सचेंज के अपने जेब से देगा नहीं। तो ये पैसा उसी को पेमेंट करना है जिसने गलती की थी। यहाँ पर गलती किसकी थी, यहाँ पर गलती कियाना की थी, क्योंकि कियाना शेयर्स की डिलीवरी नहीं कर पाई। तो इसीलिए 9,200 रुपया एक्स्ट्रा पेनल्टी के रूप में कियाना को पेमेंट करना पड़ेगा। तो सिंपल बात है, अगर ऑप्शन किसी का होता है, आप ध्यान रखिए, आप अगर सेलर है हर कदम में आपको लॉस उठाना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट कभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि गलती आपकी है। आपने शेयर्स को सेल किए और आपने शेयर्स को डिलीवरी नहीं कर पाए,
तो गलती आपकी है, तो इसीलिए सारे पेनल्टी, सारे चार्जेस आपको उठाना पड़ेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप अगर बायर हो, आपको आइदर शेयर्स मिल सकता है या फिर आपको पैसा वापस मिल सकता है। आपको अगर शेयर्स मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, जितना शेयर्स आप खरीदने का ऑर्डर दिए थे तो हो सकता है 2 दिन के बाद शेयर्स को मिले, लेकिन सारे शेयर्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन शेयर्स अगर नहीं मिलते उसके बदले में आपको पैसा रिफंड किया जाता है। अब यहाँ पर ज़्यादातर अब चांस है आपको ज़्यादा पैसा मिले। जैसे यहाँ पे 40,000 रुपीज़ का बाजिस ने ऑर्डर दिया था, उसको 49,200 रुपीज़ मिले, 9,200 रुपया एक्स्ट्रा। और जिसने ऑक्शन मार्केट में पार्टिसिपेट किया उसको भी एक्स्ट्रा पैसा मिलने की संभावना है, क्योंकि बाजार में जो रेट चलती है उसके ऊपर का रेट में ऑलवेज वो लोग शेयर्स को ऑक्शन में बेचती है। क्योंकि जो रेट बाजार में चल रहे, अगर उसी रेट में उसको बेचना है तो ऑक्शन मार्केट में क्यों जाएगा, उसको फायदा क्या होगा। इसीलिए दरअसल ऑक्शन मार्केट में जाते हैं और बाजार में जो रेट चलते हैं उसका 20% ऊपर तक वो रेट लगाने की संभावना होती है, तो उसके हिसाब से रेट लगा के वो बेच सकते हैं। तो यहाँ पर जो फायदा होता है, जो न्यू फ्रेश सेलर्स आते हैं ऑक्शन मार्केट में उसको फायदा मिल सकते हैं। यहाँ पर जो असल में बायर होता है जैसे कि बाजिस, उसको फायदा मिल सकते हैं। और सारे के सारे लॉस किसका होता है, जिसने गलती की, यानी कियाना को सारे लॉस उठाना पड़ेगा। आशा करता हूँ ये ऑक्शन का प्रोसेस है आपको समझ में आया। मैंने पूरे के पूरे जानकारी देने की कोशिश की। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा, समझ में आया, तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। आप चाहे तो कमेंट लिख सकते हैं, लाइक्स कर सकते हैं, आप अपने दोस्त को शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी शेयर ऑक्शन के बारे में नॉलेज मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, बी हेल्दी, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कीजिए।